तो ये हमारा जेनेटिक्स का लास्ट क्लास है रिगार्डिंग एमसीक्यूज़, और इसमें जितना बचा कुछ एमसीक्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। और इसमें ज़्यादा जो फोकस हम करने वाले हैं, एक लंबा टॉपिक है जिसे हम इनबर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री वाला क्लास में कवर करेंगे, पर आज थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं इसके ऊपर। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग इज परफॉर्म्ड एट डैश। ऑप्शन ए में बोला गया है एट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बी एट सेकेंड ट्राइमेस्टर, सी एट थर्ड ट्राइमेस्टर एंड देन 4 एट बर्थ। बताओ क्या लग रहा है, बताओ इसमें। सर सेकेंड ट्राइमेस्टर। और कोई बताना चाहता है? सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और कुछ? और 2 बचा है, बोल दो। नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ। सो जेनेटिक काउंसलिंग मतलब क्या होता है, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक काउंसलिंग? बताओ। दिस इज टाइप ऑफ सर एनी जेनेटिक डिजीज ये जो काउंसलिंग करती है बिफोर प्रेगनेंसी में। हाँ, बिफोर प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, कोई भी हो सकता है। पर जेनेटिक काउंसलिंग का जो मेन मकसद है वो क्या करना, कोई भी जेनेटिक डिजीज़ का जो रिस्क है फैमिली में होने का, उसे प्रिवेंट कराना। बात समझ रहे हो? आगे जाके जेनेटिक डिसऑर्डर्स कोई फैमिली में ना हो, उसके लिए जो प्रोसेस चलता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक काउंसलिंग। सो काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग मतलब क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, communication process between the patient or फिर we can say the family members and the counselor। ठीक है, किसके बीच में होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस? पेशेंट और फैमिली मेंबर्स और काउंसलर के बीच में। समझ रहे हो? सो टू प्रिवेंट, ठीक है ना, टू प्रिवेंट और regarding the occurrence of genetic disorder in the family, genetic disorders in the family के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का होने का चांस क्या है, या फिर इसे हम कैसे प्रिवेंट करें, उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन होना बिटवीन द काउंसलर एंड द पेशेंट और फैमिली मेंबर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? जेनेटिक काउंसलिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग एंड व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, सो पहला वाला हम देख लेते हैं। एक आ जाता है क्या? प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोस्पेक्टिव, एंड नंबर 2 रिट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या आता है, कौन बताएगा? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब हिस्ट्री। ठीक है, याद रखना इस टर्म का मीनिंग है हिस्ट्री, एंड प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग है फ्यूचर। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? यस सर। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? फ्यूचर। यस सर। अगर मैं ये बोल दूं प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, इसका मतलब क्या? जेनेटिक काउंसलिंग है जो फ्यूचर को देखेगा, मतलब आगे जाके फैमिली में, फ्यूचर में फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने का जो रिस्क है उसे कैलकुलेट करना और उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग देना इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या समझ में आता है, बताओ। अभी यहाँ से इसका उल्टा होगा, समझ रही हो? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकवर्ड जाना, पीछे जाना। समझ रही हो? रेट्रो मतलब क्या? बैकवर्ड। यहाँ पे पीछे जाना है, तो पीछे कैसे जाएंगे भाई? तो हमें देखना क्या? पूरा फैमिली हिस्ट्री चेक करना है। तो फैमिली हिस्ट्री में कौन कौन है जिनको
हुआ है जेनेटिक डिजीज, समझ रहे हो क्या? और वहाँ से हमें कैलकुलेट करना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने का पॉसिबिलिटी क्या है। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो? यस सर। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव Yes, sir. जेनेटिक काउंसलिंग? क्या समझ में आया पहले बताओ? प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। सर इन फ्यूचर में कोई डिजीज ओके, सो प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है? द काउंसलिंग फॉर प्रिवेंटिंग द अकरेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फ्यूचर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, sir. चलो, एंड रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? पहले से फैमिली को कौन सी डिजीज है उसे देखना। Exactly. मतलब So what family you are history looking देखना। into? Backward You are history looking disease. into the history of genetic disorder, History of genetic disease. disorders in the family, हाँ या ना बोलो? इन द फैमिली, फैमिली के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री देखना, पहले कौन कौन लोग ये डिजीज में अफेक्टेड हुए हैं। सो व्हाट वी आर लुकिंग इनटू? वी आर लुकिंग इनटू द रेट्रोस्पेक्टिव पार्ट। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? वी आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर ऑकरेंस, हाँ या ना? फ्यूचर ऑकरेंस ऑफ जेनेटिक डिसीज, हाँ या ना बोलो? क्या समझ में आ रहा है दोनों के बीच में Yes, sir. डिफरेंस? Yes, sir. समझ में आ रहा है? चलो, अभी प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग कब करना चाहिए यस बता दो मुझे। अभी कब करना चाहिए कि फ्यूचर में जेनेटिक डिसऑर्डर होने का जो पॉसिबिलिटी है वो हमें देखना है, तो कब करेंगे बताओ? इट शुड बी डन, Sir, before pregnancy. yes, very good, it should be done before pregnancy. Before pregnancy, I would say not only this particular time, you say before marriage, है या ना? फॉर एग्जाम्पल Yes, मान के sir. चलते हैं, मतलब ये हालांकि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर तुम बोलोगे ना कि जाके मतलब कोई मतलब बंदे के साथ तुम्हारा मैरिज फिक्स हुआ है और तुम जाके बोलोगे मैं देखना चाहूँगा तुम्हारा जेनेटिक डिजीज क्या है, मैं देखूंगा तुम्हें हेमोफीलिया है या नहीं, थैलासेमिया है या नहीं, और देखने के बाद ही मैं शादी करूँगा, तो वो कोई राजी होगा क्या? हो Yes, जाएगा राजी? कोई नहीं होगा ना। पर ये होना चाहिए, मतलब बेसिकली अगर होगा तो इसे क्या बोल देंगे कि आगे हम चाहते हैं कि मान के चलते हैं आगे जाके फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज वाला बच्चा पैदा ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, अभी से टेस्टिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट कॉल्ड? प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। am I राइट? समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल दो? यस सर। यस अभी सर। एक बार प्रेगनेंसी हो गया तो होने के बाद और करने का कोई मतलब है क्या? नो सर। नहीं। तो अभी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये तीनों में कोई मतलब बनता है क्या? मतलब ये तो प्रेगनेंसी है। अभी प्रेगनेंसी के दौरान अगर काउंसलिंग करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा? इज इट अ प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग? नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है ना? प्रेगनेंसी के दौरान हम कुछ नहीं कर सकते। अभी बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद मानते हैं अगर बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज है, तब आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा उससे हम रोकने के लिए वी कैन डू समथिंग, हाँ या ना बोलो? बट एग्जैक्टली व्हाट द टाइम पीरियड इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग इज बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर मैरिज, राइट? एंड if something is right in this particular question out of the 4 options, then it should be the after birth, बर्थ होने के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है ना? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। am I right? समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल दो? यस सर। so what is your Yes, answer? sir. Answer will be after after birth. ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इजीएस्ट मेथड टू एस्टिमेट द चांस ऑफ occurrence और recurrence of genetic disease is dash? amniocentesis, pedigree charting, maternal blood testings, fetal DNA analysis. amniocentesis। ये यहाँ पे क्या बोला? सबसे इजीएस्ट मेथड। ये 4 ऑप्शन सही है फॉर
फाइंडिंग आउट कि कोई बच्चे का जेनेटिक डिजीज आगे जाके होगा या नहीं, वो हम देख सकते हैं। amniocentesis ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सकता है, एंड मैटरनल ब्लड टेस्टिंग किया जा सकता है, फिटल डी एनालिसिस मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया जा सकता है। तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिजीज है या नहीं। लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड जो है इनमें से क्या है, ये 4 लेकिन करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि पेडिग्री चैटिंग अगर करते हैं, अगर मान के चलते हैं फादर और मदर दोनों अगर सिकल सेल डिजीज से अफेक्टेड है, ठीक है, तो मान के चलते हैं ये सिकल सेल डिजीज है और इसको भी सिकल सेल डिजीज है, तो अफेक्टेड जीन तो दोनों को होगा क्योंकि ये रिसेसिव वाला है। तो हमें पता है ना वो आगे जाके जितने भी बच्चे होंगे वो 100% क्या बनेंगे, सिकल सेल वाले बच्चे बनेंगे, 100% हमें पता है। सो पेडिग्री चैटिंग से भी हमें पता चलेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा कि इजीएस्ट मेथड टू एस्टिमेट द चांस ऑफ अकरेंस और रिकरेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज, ठीक है। या फिर ऐसे मान के चलते हैं कोई फादर को फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड मतलब मान के चल रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस है, किसको है बताओ, फादर को है, ठीक है ना। फादर। तो x' मान के चलेंगे, मदर को क्या है XX है, ठीक है। तो ये कंडीशन में अगर कोई हमें पता लगता है कि बच्चे को मतलब एक मेल चाइल्ड है, तो हम तो रिस्क फिर फ्री हो गए, हाँ या ना। अगर मदर नॉर्मल है और फादर को बस कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर हमें ये आ जाता है 100% हम श्योर हो जाएंगे कि जो भी मेल बच्चे बनेंगे वो मेल बच्चे क्या बनेंगे बताओ, एब्सोल्युटली नॉर्मल, हाँ या ना, एब्सोल्युटली नॉर्मल बनेंगे। क्यों बनेंगे बताओ, क्योंकि वाई सिर्फ जो फादर है ना वो सिर्फ डोनेट करता है वाई किसको, मेल चाइल्ड को, एक्स तो कभी डोनेट नहीं करेगा। अभी अगर एक्स नहीं आता है तो कलर ब्लाइंडनेस थोड़ी ना आएगा मेल वाले बच्चों में, बात समझ रहे हो क्या, समझ में आ रहा है क्या। सो ऑल द मेल चाइल्ड विल बी नॉर्मल। तो अगर ड्यूरिंग अल्ट्रासोनोग्राफी दिस इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड एंड दिस इज वायोलेशन ऑफ द रूल, हम मान के चलते हैं, लेकिन जेंडर मतलब आइडेंटिफिकेशन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज अनएथिकल, ये लॉ के हिसाब से गलत है। पर एनीवे अगर हमें पता चलता है कि जेनेटिक डिजीज है और हमें पता लगना चाहिए, तब हाँ एक्सपोज करा सकते हैं, और ड्यूरिंग दैट टाइम ये मेल बेबी अगर हमें पता चलता है देन वी कैन इवन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी इफ समबडी वांट्स, ठीक है ना। अगर फीमेल चाइल्ड मतलब पैदा होता है वो रिसेसिव बनेगा, कैरियर बनेगा, तो उसके साथ अगर हम आगे प्रेगनेंसी लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एब्सोल्युटली वो कपल का डिसीजन है, उनके ऊपर हम छोड़ना चाहिए कि वो आगे लेंगे या नहीं लेंगे। पर एनीवे सो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि बच्चे को क्या होने वाला है आगे जाके, कलर ब्लाइंडनेस होगा या नहीं होगा, और कोई दूसरा जेनेटिक डिजीज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे amniocentesis हो गया, पेडिग्री चार्टिंग हुआ, मैटरनल ब्लड टेस्टिंग हुआ, या फिर फिटल डीएनए एनालिसिस हुआ, ये 4 ही सही आंसर है। वी कैन फाइंड आउट कि बच्चे को क्या जेनेटिक डिजीज होगा या नहीं होगा, या है जो भी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड, सो व्हाट डू यू थिंक। सर मैटरनल ब्लड टेस्टिंग नहीं, सबसे इजीएस्ट इज अ पेडिग्री चार्टिंग, ठीक है ना। तुम ब्लड टेस्ट करो, डीएनए एनालिसिस करो, amniocentesis करो, इसमें क्या आता है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन पेडिग्री चार्टिंग इज़ क्वाइट इजी, ठीक है ना। तुम जाते हो ना, मतलब कोई केयर प्लान जब बनाते हैं हम लोग, वहाँ पे क्या करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, हर एक केयर प्लान में होता है हमारा, बेसिकली दिस इज मैंडेटरी, हाँ या ना बोलो। और सबको पता है केयर प्लान में फैमिली ट्री बनाया जाता है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, जब भी हम कोई भी फैमिली ट्री बनाते हैं एटलीस्ट कितना जनरेशन के लिए बनाना चाहिए बताओ, 3rd जनरेशन, नहीं 3 जनरेशन के लिए, ठीक है ना। एटलीस्ट तुम्हें 3 जनरेशन तक क्या बनाना चाहिए, फैमिली ट्री बनाना चाहिए, ठीक है ना। सो ये हो गया एक जनरेशन, ये हो गया 2nd जनरेशन, ये हो गया 3rd जनरेशन। सो वेर एवर यू आर मेकिंग ए पेडिग्री और फैमिली ट्री, देन यू शुड मेक एटलीस्ट फॉर 3 जनरेशन्स। 3 जनरेशन अगर बनाओगे तभी हम थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। अगर 2 जनरेशन बनाओगे तो हमें नहीं पता चलेगा जो कैरियर वाला स्टेट है। अभी पता है ना वो पेरेंट जनरेशन में जो टी था ऐसे करके,
फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जो रिसेसिव का जो कैरेक्टर है वो उभर के आया था, है या ना। तो ऐसे करके अगर हम बस 2 जनरेशन बनाते तो लास्ट वाला तो हमें नहीं पता चलता, है या ना। अगर ये 2 जनरेशन बना के हम छोड़ देते तो हमें ये पता चलता कि नहीं भाई ये जो डार्कनेस है वो कभी नहीं आएगा। लेकिन ये क्या होता है, सेकेंड जनरेशन में ड्वार्फनेस क्या होता है, हिडन रहता है, थर्ड जनरेशन में आ रहा। तो हमें एटलीस्ट कितना जनरेशन का चाहिए, मिनिमम 3 जनरेशन का चाहिए फैमिली ट्री, सो दैट वी कैन एनालाइज समथिंग। बात समझ रही हो? Yes, समझ sir. रही हो? सो व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड? आंसर इज योर पेडिग्री चार्ट, Pedigree charting. मतलब फैमिली ट्री बनाना। सो व्हाट डू यू मीन बाय amniocentesis? Collection of the amniotic fluid and examine that. कलेक्शन ऑफ द amniotic fluid। amniotic fluid कलेक्ट करोगे, वहां से क्या करना है बताओ? वहां से फीटल सेल आइसोलेट करना है, आइसोलेशन ऑफ द फीटल सेल, ठीक है ना। फीटल सेल आइसोलेशन, फीटल सेल तुम ले ली, और फीटल सेल लेने के बाद क्या होगा, दिस फीटल सेल विल बी टेकन बाय द मतलब रिसर्चर्स। वो रिसर्चर लेंगे फीटल सेल से, क्या करेंगे, न्यूक्लियस से अलग करेंगे क्रोमोसोम्स को, एंड क्रोमोसोमल एनालिसिस यहाँ पे होगा, कैरियोटाइपिंग होगा, यहाँ पे डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है फीटल सेल से एनालिसिस। और क्या हो सकता है, नंबर 2 हो सकता है कि कैरियोटाइपिंग किया जाए, ठीक है। कैरियोटाइपिंग और डीएनए एनालिसिस दोनों अलग अलग है, ठीक है। सो व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियस। अभी हम क्या करेंगे, फीटल सेल तो ले लिए, फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ये हो गया फीटल सेल। फीटल सेल का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर सारे ऐसे क्रोमोजोम्स होगा। ये क्रोमोजोम रैंडमली ऐसे मान के चलो 46 क्रोमोजोम है जो कि रैंडमली ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये क्रोमोजोम को कंप्लीटली आइसोलेट करके अलग अलग करना है। ऐसे करके हमने पूरा 46 क्रोमोजोम को ऐसे ऐसे ले लिया, ठीक है। लेके फिर क्या किया, हम लोग इसको अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, ऐसे करके फिर क्या करेंगे, एक फोटोग्राफ लेंगे, ठीक है, एक फोटोग्राफ लेंगे, एंड दैट फोटोग्राफ इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरियोटाइपिंग। ये कैरियोटाइपिंग से हमें क्या पता चलेगा भाई, बेनिफिट क्या है कैरियोटाइपिंग का? जब हम अरेंजमेंट करेंगे ना, अरेंजमेंट करने के टाइम मान के चल रही, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 21 एंड ये हो गया 22 एंड नेक्स्ट हो गया फॉर एग्जांपल ये हो गया x एंड ये हो गया y, ठीक है। ऐसे करके क्रोमोजोम्स हमें मिला। अभी फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ये अरेंजमेंट करने के बाद मान के चलो अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम बच गया तो हमें पता चलेगा ना कि यहाँ पे 46 नहीं 47 नंबर का क्रोमोजोम्स है, और ये किसके साथ फिट बैठता है, ठीक है ना। 1 से 23 तक फिर देखेंगे और हमें पता चला कि हाँ ये क्रोमोजोम 21 का है, 18 का है, या 13 का ये क्रोमोजोम है। तो उस हिसाब से फिर हम कैरियोटाइपिंग से पता चलेगा ये वेदर इट इज ए टाइप ऑफ ट्राइजोमी 21 या फिर ट्राइजोमी 18 या ट्राइजोमी 13, वैसे करके हमें पता चलेगा। सो कैरियोटाइपिंग से हमें जेनेटिक अबनॉर्मलिटी पता चलता है, ठीक है। सो amniocentesis विल बी डन फॉर दैट। Number 1 karyotyping, number 2 DNA analysis. So what is DNA analysis? For that we are doing PCR test. ठीक है, so what do you mean by PCR test? PCR मतलब क्या? Polymerase chain reaction test. ठीक है ना, polymerase chain reaction test. ये क्या करता है बताओ? Polymerase chain reaction test का importance क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम मान के चल रहे हैं कैरियोटाइपिंग में तो हमें नंबर पता चलता है ना, क्रोमोजोम नंबर 47 या 46 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर इसके अंदर में कहाँ पर प्रॉब्लम है कैसे पता चलेगा? एक क्रोमोजोम मान के चलो, क्रोमोजोम 1 तुमने उठाया, ठीक है। सो क्रोमोजोम 1 तुमने उठाया और क्रोमोजोम 1 का एक मेंबर फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ये हो गया 2 मेंबर, इसका एक मेंबर के अंदर मान के चलो इधर ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा? To find out that we have to go for PCR test, ठीक है। हालांकि नंबर हमें कैरियोटाइपिंग से पता चलता है, नंबर इधर उधर होने का,
अगर हो जाता है तो कैरियोटाइपिंग से पता चलेगा, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा वो थोड़ी ना कैरियोटाइपिंग से पता चलेगा। तो अंदर में जैसे लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, इंसर्शन या डिलीशन हुआ, वो वाला बात यहाँ पे कैरियोटाइपिंग में से पता नहीं चलेगा। फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द डीएनए एनालिसिस। और डीएनए एनालिसिस में क्या पता चलता है, वो सारा कोडिंग देखता है। एटीसीजी का जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग को मतलब डिटेक्ट करता है, और कोडिंग डिटेक्ट करने के बाद वो देखता है कि कहाँ पे कोडिंग मिसमैच है, कहाँ पर कोडिंग अल्टरेशन हुआ है, और उस हिसाब से ये जेनेटिक डिजीज का डायग्नोसिस कराता है। तो वो हो जाता है फिटल डीएनए एनालिसिस या अम्नियोसेंटेसिस से वो पता चल जाता है। ठीक है, सो अम्नियोसेंटेसिस 1 जहाँ पर हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं। सो फिटल डीएनए एनालिसिस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, एक हो गया अम्नियोसेंटेसिस से हमें फिटल सेल मिल जाएगा, ठीक है ना, और कहाँ से मिलेगा, कोडोसेंटेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय कोडोसेंटेसिस बताओ, कलेक्शन ऑफ, जल्दी बताओ, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम, collection of blood Blood? from umbilical cord. वेरी गुड, ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड कलेक्शन करना इज कॉल्ड कोडोसेंटेसिस। नेक्स्ट आते हैं कोरियनिक विलस सैंपलिंग या सीवीएस। कोरियनिक विलस सैंपलिंग, कोरियनिक विलस सैंपलिंग, यहां पे क्या आ जाता है बताओ। कोरियनिक विलाय कहाँ पर है, मान के चलो ये मदर का मतलब है यूट्रस, और यहाँ पे प्लासेंटा लगा है, ये वाला है प्लासेंटा, ठीक है, और यहाँ से हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, और इधर है बच्चा, ठीक है ना, ये है बेबी, ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड से लेना इज कॉल्ड कोडोसेंटेसिस। अभी यहाँ से अगर प्लासेंटा जहाँ पर लगा है, ये प्लासेंटा को अगर हम, जो फिटल साइड ऑफ द प्लासेंटा इज दिस पार्ट, यहाँ से अगर थोड़ा सा हमने टिश्यू लिया, उठाया और टिश्यू लिया, तो इसे बोलते हैं कोरियनिक विलस सैंपलिंग। कैसे जाएंगे, अप्रोच क्या होगा, विल गो थ्रू द वजाइना, देन विल गो थ्रू द सर्विक्स, और यहाँ से हमें क्या करना, थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हम प्लासेंटा से क्या लेंगे, टिश्यू लेंगे, और ये टिश्यू लेके हम डीएनए एनालिसिस करा सकते हैं। The most dangerous, which is not nowadays practiced, is called fetal tissue sampling. Fetal tissue sampling मतलब डायरेक्टली बेबी से ही कुछ टिश्यू ले लो। आजकल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस से डायरेक्टली टिश्यू लेना इज नाउअडेज नॉट प्रैक्टिस्ड एंड इज बिन रिप्लेस्ड बाय द अम्नियोसेंटेसिस। ये रिप्लेसमेंट हो गया। अम्नियोसेंटेसिस किया जाता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोरियनिक विलस सैंपलिंग किया जाता है। फिटल टिश्यू सैंपलिंग इज नॉट नाउअडेज रिकमेंडेड। सो यहाँ पे हमारे पास लेकिन थियोरिटिकली वी हैव 4 ऑप्शंस। एक है अम्नियोसेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस, सीवीएस एंड द फिटल टिश्यू सैंपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैटरनल ब्लड टेस्टिंग। यहाँ से फिटल डीएनए एनालिसिस से हमें पता चलता है कोई सिकल सेल डिजीज हुआ, थैलासेमिया हुआ, वो सारी चीज़ें हमें पता चलेगा। नाउ फ्रॉम द मैटरनल ब्लड टेस्ट मतलब मदर का ब्लड टेस्ट करना। अभी मदर का ब्लड टेस्ट से फिटस के रिगार्डिंग कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, बात तो सोचने वाला है। अगर मदर का ब्लड लेंगे तो फिटस के बारे में कैसे पता चलेगा बताओ? मान के चलते हैं ये हो गया प्लासेंटा, ठीक है, ये है प्लासेंटा और ये हो गया प्लासेंटा का अम्बिलिकल कॉर्ड और इधर है मान के चलो ये है बेबी। ठीक है, दूसरा साइड में दिस प्लासेंटा विल बी अटैच्ड टू द मैटरनल सर्कुलेशन। मैटरनल सर्कुलेशन यहां से बेबी के अंदर से ना जो भी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई केमिकल हुआ, ठीक है ना, मान के चलो कुछ हार्मोन्स हुआ, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं इधर से जाते हैं प्लासेंटा के अंदर, प्लासेंटा से चला जाता है मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। यहाँ से मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात कर रहे थे एएफपी का, अल्फा फिटोप्रोटीन, तो ये कौन से वाला केस में आता है? मान के चलो अल्फा फिटोप्रोटीन कहाँ से बनता है? मोस्ट कॉमनली इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अल्फा फिटोप्रोटीन बनाता है। मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये बच्चे का मान के चलो जो ब्रेन है, ठीक है, बच्चे का ब्रेन है और ब्रेन का अगर कुछ हिस्सा नहीं बना, अगर ओपन रह गया, ठीक है, मान के चलो ब्रेन क्या होना चाहिए था, पूरा ऐसे कंप्लीट क्या होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था, और ये मान के चलो यहाँ से थोड़ा बहुत ओपन हो गया। या फिर मान के चलो बच्चे का
बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, फॉर एग्जांपल मान के चलो बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, ऐसे ओपन रह गया, और ये वाला ओपन पार्ट से क्या होगा, लीक होगा अल्फा फिटोप्रोटीन, और ये अल्फा फिटोप्रोटीन क्या होगा, विल बी डिजॉल्व इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। तो मोस्ट कॉमनली जो अल्फा फिटोप्रोटीन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है, मान के चलो वो स्पाइना बाइफिडा हुआ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला केस में, या फिर स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, या स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है, अकल्टा हो सकता है, कुछ भी हो, या माइलोमेनिंगोसिल है, या फिर मेनिंगोसिल है, या फिर मान के चलो एनेंसेफली है, वो सारे कंडीशन जो कि एनटीडी बोला जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाला केसेस में अल्फा फिटोप्रोटीन लीक होता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि ओपन होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अल्फा फिटोप्रोटीन मैटरनल सर्कुलेशन में जाता है, जहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल मदर के अंदर। इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है, वी कैन डू द ट्रिपल मार्कर टेस्ट या फिर क्वाड टेस्ट, हाँ या ना। ट्रिपल मार्कर टेस्ट में क्या क्या आता है बताओ, 3 चीज, एक है क्या बताओ, मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, दूसरा क्या आता है बताओ, स्ट्रायोल, और तीसरा क्या आता है, जल्दी बताओ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्वाड टेस्ट में प्लस और क्या ऐड हो जाता है, इनहिबिन, ठीक है, तो ये ऐड हो जाता है। तो ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट में ज़्यादातर जो मैंने बोला कि मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन लेवल का इंक्रीज होना और बाकी नॉर्मल रहना इंडिकेट्स कि दिस इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है ना। सो एनटीडी वाला केस में लास्ट क्लास में बताया था क्या इंक्रीज होता है, देयर इज इंक्रीज ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन एंड बाकी जो हैं वो सारे नॉर्मल रहेंगे। अगर डाउन सिंड्रोम वाला केस बात करो तो वहां पे क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है और बाकी 2 नॉर्मल रहता है, हाँ या ना बोलो, या फिर कम हो जाता है, कम हो जाता है बेसिकली, ठीक है ना, बाकी 2 कम एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सोचने वाला बात है कि ये हर चीज़ हमें बताता है रिगार्डिंग कि बच्चे को क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर सबसे इजीएस्ट वाला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड पेडिग्री चार्टिंग। एम आई राइट, समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए मेल चाइल्ड है, कलर ब्लाइंडनेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हिज फादर? 0%, 25%, 75%, 100%। सोच लो ये वाला, ए मेल चाइल्ड है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, मतलब अफेक्टेड है। पहले ये समझ लो कलर ब्लाइंडनेस कौन सा वाला कंडीशन है, ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, वो क्या है पहले बता दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक्स लिंक्ड का कौन सा कैटेगरी है बताओ, एक्स लिंक्ड का कौन सा कैटेगरी है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता, क्यों? मैंने बोला था एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आर रेयर। डर आता है, डी मतलब विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, है या ना बोलो। ए मतलब क्या, अल्पर्ट सिंड्रोम, एंड आर मतलब क्या, रेड सिंड्रोम, खत्म। अब यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला केस में तो नहीं आएगा, एक ही बचा क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, समझ गए, एक ही बच्चा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। निमोनिक क्या बताया था एक्स लिंक्ड रिसेसिव के रिगार्डिंग, सीनियर रिसस मंकी हाफ लो एचसीजी लेवल, ठीक है ना। तो फास्ट जो सीनियर एंड रिसस मंकी, ये दोनों के लिए क्या लिखूंगा बताओ, दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। एस का मतलब है सेक्स लिंक्ड एंड आर मतलब है रिसेसिव, और दूसरा क्या आ गया, मंकी हैव लो एचसीजी लेवल, मंकी हैव लो एचसीजी लेवल, हाँ या ना बोलो। तो ये हो गया, एम मतलब क्या, मेनकेर डिसीज, एंड एच मतलब क्या, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, ठीक है। एल स्टैंड्स फॉर लोई डिजीज, एच स्टैंड्स फॉर अगेन हाइड्रोसेफेलस, एंड सी स्टैंड्स फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जी स्टैंड्स फॉर
ग्लूकोज 6-phosphate 6-PD, dehydrogenase. G6PD, L stands for Lesch-Nyhan syndrome. G6PD. Nielsen syndrome. Lesch-Nyhan syndrome. ठीक है, तो यहाँ पे तो आ जाता है ना कलर ब्लाइंडनेस कौन सा वाला केस में, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला केस। Recessive. ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, कोई मेल चाइल्ड है, एक्स लिंक्ड डिजीज है, या फिर मान के चलो एक्स डैश है और वाई है। वाई तो नॉर्मल होगा क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पे Yes, मान के sir. चलो ये बोला कि मेल चाइल्ड है और कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या होगा, जेनोटाइप यही होगा, हाँ या ना? क्या लिखूंगा मैं, एक्स डैश वाई लिखूंगा, हाँ या ना? एक्स डैश वाई है, और एक्स कहाँ से आया होगा बताओ, मदर या फादर से बताओ? Mother से. मदर से, Father से, मान के yes, चल sir. रही, ये हो गया मदर, मदर वाला साइड। मदर का एक तो एटलीस्ट एक्स डैश होना चाहिए, बाकी हमें नहीं पता वो दूसरा वाला एक्स है या फिर ये एक्स डैश है, हमें नहीं पता। Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन ये पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हिज फादर। फादर को क्या होगा, फादर क्या एक्स डैश होगा? नहीं, नो पॉसिबिलिटी। नॉर्मल। ठीक है ना, द फादर विल ऑलवेज बी नॉर्मल। ठीक है ना, यहाँ पे एक हमें अगर फीमेल वाला केस पूछता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से हमें पता नहीं चलेगा फादर को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। यहाँ पे एटलीस्ट तो हमें ये समझ में आता है फादर नॉर्मल होना चाहिए, समझ रहे हो क्या? क्योंकि एक्स Yes, डैश sir. कहाँ से आया है, एक्स डैश फादर से तो नहीं Mother आया, से। मदर से आता Mother है, से आया। तो इसलिए हमें क्या बोल देना, अभी फादर को बिल्कुल भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कलर ब्लाइंडनेस होने का, 0%। am I right? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो, यस सर। in which year the human genome project was completed? very very important question. 2003। yes, शुरुआत कब हुआ था बताओ? 2003. नहीं, स्टार्टेड, मैं ये बोल रहा हूँ स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब हुआ? सर 1990 पे या 1995? वेरी गुड, 1990 को शुरू हुआ था और एंड हुआ कितना, कब? 2003 को। ये लगा ऑलमोस्ट 13 years टू कंप्लीट, 13 साल लगा, समझ रहे हो? 13 साल लगा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। अभी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मल्टी नेशनल कंपनी, मतलब ये मान के चलो बहुत, और ये बोल सकते हो कि डिफरेंट क्या बोले, डिफरेंट साइंस का स्पेशलिटी का लोग साथ में आके काम करना। मान के चलो वो बायोलॉजी का हो गया, जेनेटिक्स के लोग आ गए, मेडिकल फील्ड के लोग आ गए, स्टैटिस्टिशियन आ गए, वो सारे लोग मिलके इंटरडिसिप्लिनरी, जिसे बोलते हैं बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जहाँ पर डिफरेंट मतलब क्या बोलें, डिसिप्लिन से लोग आके, डिफरेंट फील्ड से लोग आके एक प्रोजेक्ट में काम किए, और प्रोजेक्ट का एक ही मकसद था, क्या? कि हमारा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है, एक सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल मान के चलो, एक सिंगल सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स है कितना है बताओ? 1 से लेके कितना है बताओ? 23 तक। अभी ये मान के चलो क्रोमोजोम 1 है, और 1 के अंदर जो क्रोमाटिड्स हैं, इसके अंदर डीएनए को उन्होंने निकाला, ऐसे करके जो डबल, मतलब क्या बोलें, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ऐसा वाला मिलेगा, और इसको अनवाइंड किया, और अनवाइंड करने के बाद उनको ऐसे कोडिंग्स मिला। तो हर एक कोडिंग को क्या करना, जांच करना, एनालाइज करना, नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग का, और एक कंप्लीट सेट 1 to 23 तक क्या नॉर्मल जीन्स हैं, नॉर्मल कोडिंग इसका क्या है, उससे बस फाइंड आउट करना। मतलब एक सेल के पीछे उन्होंने 13 साल खर्चा किया जानने के लिए कि हमारा ह्यूमन बींग के अंदर, एक सेल के अंदर जो क्रोमोजोम्स हैं, ये क्रोमोजोम के अंदर जो कोडिंग है, वो कोडिंग का नॉर्मल सीक्वेंस क्या है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. सो इसमें क्या एनालाइज किया Yes, गया sir. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? सेल के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस को निकालना, दैट्स इट। ठीक है ना, नॉर्मल सीक्वेंस उन्होंने बना दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस? ऐसे बनाने का क्या मकसद है? क्यों बनाना चाहिए बताओ? व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें क्या लग रहा है ये क्यों So to बनाना find जरूरी? out genetic disorder abnormality in chromosome. हाँ,
फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, उन्होंने एक जेनेटिक सीक्वेंस दिया, मान के चलने ये हो गया सीक्वेंस जो कि नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया मान के चल रहे हैं हेल्दी या फिर नॉर्मल सीक्वेंस जो कि हमारा डेटाबेस में है। अभी वो कंप्यूटर में पूरा फीडिंग कर दिए, ये एक क्रोमोसोम 1 का ये नॉर्मल है, 2 का ये है, वो फीडिंग कर दिए, ठीक है ना, हेल्दी या नॉर्मल वाला है। कोई एक इंडिविजुअल आया, हम जानना चाहते हैं उसे क्या डिजीज हुआ है, तो उसका हमने क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाएंगे। तो ये पता चला कि जो सीक्वेंस हम ढूंढना चाह रहे हैं वो हो गया क्या, ऐसे। तो हमें क्या पता चलेगा कि कहां पर ये चेंजेस हुआ है, ठीक है ना, कहां पर चेंजेस हुआ बताओ, टीजी। जी, यहां पर चेंजेस हुआ। तो कैसे पता चला, क्योंकि पहले हमारे पास ना वो हेल्दी या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का सीक्वेंस ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हमें पता चलता क्या, नहीं। तो इसीलिए 13 साल हमें लगा ये कंप्लीट सीक्वेंस बनाने में, क्या एक्चुअल में नॉर्मल या हेल्दी क्रोमोसोम सीक्वेंस या डीएनए का सीक्वेंस क्या है। और इस सीक्वेंस एक बार पता लगाने के बाद हमें आगे जाके जो भी मान के चलो डिजीज होगा वो जेनेटिक लेवल पे या कोडिंग लेवल पे हमें पता चलेगा कि अल्टरेशन कहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। am I right? समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? सो व्हेन इट वाज कंप्लीटेड, ये 2003 को कंप्लीट हुआ, शुरुआत हुआ था 1990 को और कंप्लीट होने में 13 साल लगा और 2003 को कंप्लीट हो गया। समझ गए? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कोडोसिंथेसिस व्हिच टाइप ऑफ सेल इज कलेक्टेड? ट्रोफोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, ब्लड सेल्स, नन ऑफ द अबव। ब्लड सेल। सब ब्लड सेल। कोडोसिंथेसिस में क्या पता चलता है बताओ? कोडोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रिक करेंगे और वहां से ब्लड लेंगे। तो ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर ब्लड सेल तो होगा ना, और क्या होगा भाई, समझ रही हो? तो सिंपल है, इसका आंसर क्या होगा, ब्लड सेल्स। कोई डाउट फिर, कोई डाउट बताओ? नो सर। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये जो वॉइस मुझे सुनाई दिया, मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसे बोल दिए। कॉन्फिडेंट हो, ब्लड सेल श्योर? एक्चुअल में ब्लड सेल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 100% श्योर ब्लड सेल ही। मतलब कोडोसिंथेसिस में क्या होता है, वे आर कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम, ब्लड फ्रॉम, जल्दी बताओ, फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से अगर कलेक्ट करेंगे तो ब्लड सेल ही तो मिलेगा, और क्या। व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रोब्लास्ट? व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रोब्लास्ट, कौन बोलेगा? इतना टाइम मत लो, बोल दो, जो भी आ रहा है दिमाग में बोल दो पहले। जल्दी बताओ। फाइब्रोब्लास्ट आर बेसिकली सेल्स विच आर फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ना, पहले मान के चलो, कैसे बोलूं मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, ये हो गया हमारा, कोई हम ऐसे घर बनाना चाह रहे हैं, और घर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले फ्लोर के अंदर ना सैंड और कुछ क्या स्टोन वगैरह ऐसे डालते हैं। उसके बाद हम क्या डालते हैं, फिर डालते हैं जैसे क्या बोलो, जैसे सीमेंट्स वगैरह डालते हैं, और उसके बाद क्या चिपकाते हैं, जो हमारा टाइल्स वगैरह या फिर मार्बल जो भी हम चिपकाना चाहते हैं वो सारे चिपका सकते हैं। अगर मान के चलो ये जो सीमेंटिंग या फिर बेस नहीं होता, तो डायरेक्टली हम क्या टाइल्स से कुछ बना सकते हैं, फ्लोर, बीच में कुछ नहीं है, क्या खाली में टाइल्स को कुछ रख सकते हैं? नो सर, नहीं रख सकते। ये क्या होगा, गिर जाएगा, है या ना बोलो, या फिर टूट जाएगा। वैसे कनेक्टिव टिश्यू के लिए
कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक पहले तो बेस होता है, ठीक है। ये बेस के ऊपर सारे सेल्स रहते हैं, ठीक है। और ये बेस के अंदर बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे उसके बाद ऊपर ऊपर क्या होगा, सेल्स होगा। नाउ दिस बेस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसे फाइबर्स हैं। सो दिस आर कॉल्ड 3 डिफरेंट टाइप्स का फाइबर्स होते हैं। क्या? एक है कोलाजन फाइबर, ठीक है। नंबर 2 3 फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड और एक फाइबर क्या है बताओ? कार्टिलेजिनस फाइबर, ठीक है। सो यहां पे कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ये जो फाइबर्स होते हैं, आई मीन सॉरी नॉट कार्टिलेजिनस, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। सो कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर, ये जो फाइबर्स होते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ऐसे रहते हैं। तो मैट्रिक्स को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए जितना ज़्यादा कोलाजन फाइबर होगा उतना ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग होगा। और ये बेसिकली कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर जो हैं ये कहाँ से बनते हैं? यही फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जितना ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग होगा वो उतना ज़्यादा उसके अंदर कोलाजन फाइबर्स होगा, और जितना स्ट्रेचेबल होगा उसके अंदर ज़्यादा इलास्टिक फाइबर होगा, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? तो वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कितना अमाउंट का कोलाजन चाहिए, कितना अमाउंट का इलास्टिक फाइबर या रेटिकुलर फाइबर चाहिए, वो सारे डिटरमाइन करके इसके अंदर छोड़ता है। तो फाइब्रोब्लास्ट का काम है ये सारे फाइबर को बनाना कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोफोब्लास्टिक सेल? कौन बोलेगा? ये 2 तरह का, Sir, these are the outer layer of blastocyte. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये हो गया हमारा स्पर्म, ठीक है। आई मीन स्पर्म को से नहीं बनाना चाहिए, ये हो गया oocyte फॉर एग्जाम्पल, और ये हो गया मान के चलो ये स्पर्म, ठीक है। ये दोनों जब फ्यूज हो जाते हैं ना वो क्या बनता है? सिंगल सेल बनता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? जाइगोट, हाँ या ना? अब ये सिंगल सेल धीरे धीरे क्या बनता है? सिंगल सेल ऐसे बनता है, मतलब ये हो गया डबल सेल, ट्रिपल सेल ऐसे बनता है। ये हो गया मान के चलो डबल सेल। अभी डबल सेल से क्या बनेगा? 4 सेल बन जाएगा, ठीक है ना। अभी 4 सेल से क्या बनेगा? फिर 16 सेल, ऐसे करके 100 सेल्स ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो एक सेल हो गया, इसके अंदर क्या हो जाएंगे? ऐसे छोटा छोटा 100 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही सेल ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा और ये सारे सेल्स क्या करेंगे? धीरे धीरे कुछ लिक्विड सिक्रेट करना शुरू करेंगे, और यूट्रस के अंदर जैसे इम्प्लांट होता है यूट्रस से भी कुछ अमाउंट का यहाँ पे फ्लूइड अंदर चला आता है, और फ्लूइड आने से क्या हो जाता है? वो सारे सेल्स जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और कुछ खाली पार्ट रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये वाला हो गया ऐसे, ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मान के चलो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ऊपर रह गया वो सेल और नीचे की तरफ मान के चलो कुछ ऐसे गैप बन गया, यहाँ पे बीच में गैप बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील मतलब कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी भी बोला जाता है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर धीरे धीरे क्या होता है? जैसे ये हो गया जो आउटर वाला सेल्स में बोल रहा था, ये बाहर वाला सेल है, ये बाहर वाला सेल ऐसे 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 हो जाएगा, एंड अंदर में कुछ सेल्स ऐसे बन जाएंगे, एक ही पोल में बन जाएंगे और बीच में गैप होगा। जो अंदर वाला सेल्स तुम देख रहे हो इतना सेल्स, दिस आर कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल मास यहाँ से क्या बनता है? एग्जैक्टली फिटस बनता है। और जो बाहर तुम देख रहे हो ना, ये वाला एक, ये वाला देख रहे हो मैं ब्लैक में जो बना रहा हूँ पूरा, यहाँ पे जो सेल्स हैं दिस आर कॉल्ड आउटर सेल मास। क्या बोलते हैं इसको? आउटर सेल मास।
अब ये आउटर सेल मास बाद में इसे बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स यहाँ से क्या बन रहे हैं, यहाँ से बनेगा प्लासेंटा। प्लेसेंटा। ठीक है ना, क्या बनता है, प्लासेंटा बनता है। ट्रोफोब्लास्टिक सेल के अंदर भी दो तरह का होता है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, राइट। सो यहाँ पे प्लासेंटा बनता है, पर यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक सेल के रिगार्डिंग जो मैं बोल रहा था वो है प्लासेंटा बनाता है, और एग्जैक्टली कोडोसेंटेसिस में वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, समझ गए क्या? यस सर। चलो आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हेमोफीलिया एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया गया है वो स्टेटमेंट के थ्रू जाओ, पूरा पढ़ो स्टेटमेंट्स और बताओ हेमोफीलिया के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमोफीलिया। ए, ऑप्शन ए, हेमोफीलिया बी is inherited in an X-linked recessive pattern. B, most of the time females are affected with this condition. C, fathers cannot pass X-linked traits to their son. D, in hemophilia B, the factor 9 is absent. बता दो जल्दी से। सर ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी मुझे पहले बताओ, हेमोफीलिया एक कौन से टाइप का डिजीज है, ऑटोसोमल या एक्स लिंक्ड? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये हो गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाला, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, राइट। यहाँ पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है तो क्या क्या सही हो जाना चाहिए? हेमोफीलिया बी इज इनहेरिटेड इन एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न, इज इट राइट? हाँ या ना बोलो। यस सर। yes, right. Yes, sir. Most of the time females are affected with this condition. ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क में रखें। ज्यादा मेल को होता है, यस, क्वेश्चन मार्क में रखते हैं। फादर्स कैनट पास एक्स लिंक्ड ट्रेट्स टू देयर सन, इज इट राइट? यस सर। यस। हाँ। फादर सन को तो नहीं मतलब दे सकता, सन को क्या देता है, वाई देता है, एक्स लिंक्ड थोड़ी ना देगा, समझ रहे हो। इन हेमोफीलिया बी द फैक्टर 9 इज एब्सेंट, इज इट राइट? यस सर। कोआगुलेशन कैस्केड में फैक्टर आईएक्स एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है ना। यस, वेरी गुड। जब कोआगुलेशन क्लटिंग फैक्टर का नाम अगर बात करें तो पहला वाला क्या आ जाता है बताओ? फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, ठीक है। नंबर 2 का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। नंबर 3 का नाम क्या है बताओ? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये मतलब दिमाग में हो जाना चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। 4 का नाम क्या है बताओ? कैल्शियम। कैल्शियम। 5 का नाम क्या है बताओ? लाबाइल फैक्टर। लाबाइल फैक्टर। नंबर 6 का कोई नाम नहीं है। नंबर 7 का नाम क्या है? स्टेबल फैक्टर। नंबर 8 का नाम क्या है? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। 9 का नाम है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। 10 का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। ठीक है। 11 का नाम क्या है बताओ? एंटी हीमोफिलिक। यस, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर सी। 12 का नाम क्या है बताओ? हेजिमेंस फैक्टर। 13 का नाम क्या है बताओ? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब यहां पे अगर ऑप्शन डी को देखो, इन हेमोफीलिया बी द फैक्टर 9 इज एब्सेंट, इज इट राइट? 9 का नाम क्या है बताओ? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। अगर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी एब्सेंट है, दिस लीड्स टू हेमोफीलिया बी। अगर
फैक्टर 8 एब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे, हेमोफिलिया ए है। Hemophilia A. ठीक है ना। अगर 11 एब्सेंट होता है तो क्या बोलेंगे, हेमोफिलिया सी। सी। तो क्या जो ऑप्शन डी है वो सही है या गलत है, बताओ। सही करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट, वेरी गुड। सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो बी सर क्यों गलत हुआ, बी बताओ। करेक्ट है बी क्यों गलत हुआ? बिकॉज इट्स एक्सलिंक्ड है। ज्यादा ज्यादातर affect कौन होता है अफेक्ट male होता है? लास्ट क्लास मैंने बताया था, ज्यादातर मेल अफेक्ट होते हैं, फीमेल X कैरियर हो जाते हैं। recessive in हाँ, फीमेल Yes, sir. कैरियर हो जाते हैं, समझ रही हो ना। सो द मोस्टली द अफेक्टेड इंडिविजुअल विल बी द मेल एंड द फीमेल मोस्टली विल बी द कैरियर्स। हाँ या ना बोलो। सो दैट्स व्हाई Yes, sir. वी से द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। हमें राइट? कोई डाउट बताओ, कोई डाउट बताओ। अरे हाँ या ना बोल दो। No, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिसीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा वाला डिजीज है हम जिसको Hemophilia. रॉयल डिजीज बोलते हैं? Sir, hemophilia. ठीक है। सो हेमोफिलिया कलर ब्लाइंडनेस है, एंड सिकल सेल एनीमिया है, एंड अल्जाइमर्स डिजीज है। Hemophilia. हेमोफिलिया, वेरी हीमोफीलिया गुड। सर। क्यों ऐसे बोला जाता है? क्योंकि हेमोफिलिया बेसिकली एक रॉयल फैमिली, रॉयल Yes, sir. फैमिली के Big अंदर thing. हुआ था। और कहाँ पर? बेसिकली इंग्लैंड, रसिया, पर्सिया, England, yes, sir. इंग्लैंड, रसिया एंड पर्सिया, ये सारे जगह पे ज़्यादातर क्या हुआ था। बेसिकली तुम्हें पता होगा क्वीन विक्टोरिया के रिगार्डिंग, जो कि क्वीन थे इंग्लैंड का, Yes, sir. Rani ठीक है ना। Victoria. क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड का। क्वीन विक्टोरिया जो रानी किसका थे? इंग्लैंड का रानी थे। तो उनको हुआ था ये हेमोफिलिया, और वो पूरा फैमिली को डोनेट कर दिए थे। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? हेमोफिलिया को रॉयल डिजीज माना जाता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। What are the chances that the child would have the disease if any one of the parent, either mother or father, is a carrier of the faulty cystic fibrosis gene? कितना परसेंटेज का चांस होगा? 100%, 50%, 25%, 0%? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। क्वेश्चन ये बोला, व्हाट इज द चांस दैट द चाइल्ड वुड हैव द डिजीज? कितना चांस है एक चाइल्ड को, आगे जाके जो भी चाइल्ड पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, उसका कितना चांस है ये डिजीज होने का, इफ अगर कोई मदर या फादर कोई भी एक कैरियर होता है। ठीक है, तो क्या लिखें? मान के चलते हैं ये हो गया फादर। पहले तुम बनाओ और उसके बाद मैं बनाता हूँ, बता दो। हर टाइम यहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि ऑटोसोमल रिसेसिव वाला कंडीशन में मैं ये बोल दूंगा ए मतलब क्या? दिस आर नॉर्मल। ठीक है, A', इसे क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड कैरियर, या फिर इसे क्या बोलते हैं? ट्रेट वाला कंडीशन। A' जब डबल डोज में आता है तभी जाके वो सिम्टम दिखाया तो ये बोलेंगे क्या? अफेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द रिसेसिव स्टेट। कोई भी रिसेसिव डिजीज में, वो चाहे एक्सलिंक्ड हो या फिर ऑटोसोमल हो। तब यहाँ पे फादर एंड मदर ये दोनों में से कोई एक क्या है? कैरियर बताया गया है। तो मैं क्या बोल दूँ? मान के चलते हैं फादर को कैरियर लेते हैं, तो ये हो गया A' एंड मदर नॉर्मल है। ठीक है ना। ये कंडीशन में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितना है? ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ फादर वाला साइड, ये वाला मदर वाला साइड। फादर को मैं लिखता हूँ A', एक साइड में A', दूसरा A, और मदर के लिए यहाँ पे A और यहाँ पे A। बताओ मुझे क्या क्या होगा प्रोबेबिलिटी?
और इतना हिंट दे दिया और भी पता नहीं चल रहा है क्या? बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? ये हो गया ए डैश ए, यहाँ पे लिखूंगा ए ए, यहाँ पे लिखूंगा ए डैश ए, यहाँ पे लिखूंगा ए ए। तो बताओ 50% क्या होता है? बताओ नॉर्मल। सर 50% नॉर्मल हो गया 50%, और जो बाकी 50% हो गए वो सारे क्या होंगे? कैरियर। ठीक है, कैरियर हो जाएंगे 50%। अभी मुझे बताओ ये क्वेश्चन में पूछा अगर कैरियर होते हैं तो क्या होगा? द सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड हैव द डिजीज। अबे बच्चे को डिजीज होने का पॉसिबिलिटी कितना है बताओ? 0%। क्यों? यहाँ पे डिजीज नहीं होता है, वो क्या होता है? कैरियर होते हैं। कैरियर समझ गए? आइदर कैरियर होंगे नहीं तो नॉर्मल होंगे, लेकिन डिजीज वाले बच्चे तो नहीं होने वाले। समझ गए ना? यस सर। समझ गए ना बात? यस चलो सर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए Yes, कलर sir. blinded woman, if a color blind woman marries an average visioned man, their sons will be dash. A 3/4 color blind and 1/4 normal. B 1/2 color blind and 1/2 normal. C all normal visioned and D all color blind. इसको बनाओ और बताओ मुझे क्या होगा। खुद बताओ ये वाला कंडीशन क्या होगा। लास्ट वाला मैंने बताया था, ये वाला बताओ। सर 1/2 color blindness and 1/2 normal. कैसे हुआ बताओ? कलर ब्लाइंडनेस पहले बताओ तो ये कौन सा टाइप का है? सर X-linked recessive. कलर ब्लाइंडनेस विल बी एक्स-लिंक्ड रिसेसिव और डोमिनेंट, या क्या है? कौन बोलेगा? रिसेसिव सर। X-linked। रिसेसिव। एक्स-लिंक्ड Sir, रिसेसिव X-linked वाला recessive। कंडीशन है कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर blinded woman, if a color blinded woman marries an average visioned man, the son will be dash. कलर ब्लाइंड woman तो मैं क्या लिखूंगा? x डैश x, x डैश x डैश, क्योंकि ऑलरेडी ये अफेक्टेड है या ना? क्योंकि रिसेसिव वाला कंडीशन है, कलर ब्लाइंड इज रिसेसिव है या ना? रिसेसिव मतलब अगर मैं XX लिख दूं दिस विल बी नॉर्मल स्टेट है या ना? अगर मैं x डैश x लिख दूं तो क्या बोलूंगा? दिस इज अ रिसेसिव स्टेट है या ना? या फिर क्या बोल दूंगा? कैरियर बोल दूंगा है या ना? कैरियर या फिर ट्रेड बोल दूंगा, रिसेसिव बोल दूंगा। अगर x डैश लिखा तो ये हो गया क्या? अफेक्टेड। तो ओमेन के लिए क्या हो गया? x डैश हुआ। समझ गए क्या? यस सर। Yes sir. सर अब यहाँ पे फादर के लिए क्या होगा बताओ? XY एवरेज विजन है। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ? Yes sir. अभी नेक्स्ट क्या है? पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर में डाल दो। हर एक मेल के लिए क्या बनेगा? यहाँ पे लिख दूँ x डैश लिख दूँ मदर के लिए, फादर के लिए XY लिख दूँ। यहाँ पे जो बच्चा बनेगा वो होगा क्या? x डैश x होगा जो कि फीमेल है, Exclusive. ये भी x डैश x होगा। यहाँ पे क्या होगा? x Sir, डैश all y, color ये वाला blind. हो जाएगा x डैश y, राइट? हाँ या ना बोल दो। यस सर। अभी सारे मेल Yes, बच्चे क्या हो रहे हैं sir. बताओ? यस सर। मेल बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएं? अफेक्टेड है। दिस आर गोइंग टू बी Affected. अफेक्टेड पर्सन। क्यों? यहाँ पे फीमेल के लिए अगर एक एक्स खराब है तो हम बोलते हैं क्या? कैरियर। कैरियर। लेकिन एक बॉय के लिए अगर एक एक्स है जो कि खराब है तो यहाँ पे अफेक्टेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि दूसरा कोई एक्स है नहीं, समझ गए। जहां पर फीमेल के लिए एक एक्स है जो नॉर्मल Yes, काम sir. कर लेगा, पर यहाँ पे मेल के लिए तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, दिस आर गोइंग टू बी अफेक्टेड पीपल, है या ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ऑल आर कलर Sir, ब्लाइंड, all ऑल आर color कलर blind. ब्लाइंड। यहाँ पे ए नहीं है तो आंसर क्या होगा, ऑल आर कलर ब्लाइंड, D. ठीक है ना। चलो, नाउ व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सा टाइप का है, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव, क्या है? सर ऑटोजोमल रिसेसिव है। सर ऑटोसोमल डी डी This डी सर नहीं, ये भी गलत है, डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या है बताओ, ऑटोसोमल autosomal recessive. रिसेसिव वाला डिजीज है, ये Recessive, भी डी sir. है, Yes, ठीक है। sir. गलत में ए हो गया, पर ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव वाला कंडीशन है, ठीक है ना। यस सर चलो नेक्स्ट आते हैं। सपोज ए वाइट फर्ड रैबिट ब्रीड्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सपोज ए वाइट फर्ड रैबिट ब्रीड, कोई एक क्या बोले खरगोश है, रैबिट मतलब समझ रहे हो ना, खरगोश है जिसका जो फर है, ठीक है, फर मतलब समझ रहे हो ना, जो हेयर्स है वो सारे वाइट हैं, वाइट वाला रैबिट है, और दूसरा एक ब्लैक वाला रैबिट है, खरगोश है। एंड ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, जब दोनों क्या हुए, जब ब्रीडिंग किए तब क्या हुआ, जो नया वाला बच्चे बने वो सारे ग्रे वाला बच्चे बन गए। एक रैबिट है जो कि वाइट का है, दूसरा ब्लैक का है, और बच्चे बन गए ग्रे कलर का। What does the gene for fur color in rabbit appears to be an example of? Mosaicism, codominance, incomplete dominance और complete dominance? कंप्लीट डोमिनेंस तो है नहीं, कंप्लीट डोमिनेंस होता तो आइदर वाइट होता, नहीं तो ब्लैक नहीं होता, sir. ब्लैक होता ठीक है ना। Yes, sir. चलो मोजाइकिज्म तो है नहीं, तो ये वाला तो है नहीं। अभी दो हमारे पास है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो कोडोमिनेंस वाला कंडीशन में क्या होता है, तो पहला एक वाइट बनेगा तो दूसरा एक पैच ब्लैक बन जाएगा, वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वाइट ब्लैक पूरा कंप्लीटली फ्यूज हो गए, ग्रे हो गया राइट। व्हाट इज दैट कॉल्ड, कॉल्ड Sir, इनकम्प्लीट। incomplete dominance हो गया. दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना, को डोमिनेंस में जैसे मैंने लास्ट क्लास बोला था, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी के AB लिए blood group. है या ना, AB, दोनों yes, आते थे। वैसे यहाँ पे अगर मान के चलो वाइट और ब्लैक रैबिट दोनों अगर मेटिंग किए और नया वाला बच्चा बना, जहां पर वाइट रैबिट है, कभी देखे हो ना बिल्ली को, बिल्ली वाइट बिल्ली होगा और ब्लैक ब्लैक पैचेस होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। Yes, sir. वैसे रैबिट बन जाएगा, Yes, sir. वाइट वाला फर होगा, कहीं कहीं पे ब्लैक ब्लैक सारे पैचेस होंगे, तब क्या बोलते, दिस इज कोडोमिनेंस। समझ रहे हो, क्योंकि इसमें दोनों कलर आ जाता है। लेकिन अगर वो दोनों फ्यूज होके कोई दूसरा कलर बन जाता है, ब्लैक और व्हाइट मिक्स होके जो कलर बन रहा है ग्रे कलर वाला, अगर वो कलर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ में आ रहा है। यस सर चलो नेक्स्ट आते हैं। इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, इफ ए पर्सन ऑफ टाइप बी ब्लड हैज अ चिल्ड्रन विद अ पर्सन sir. ऑफ टाइप ए बी ब्लड, व्हाट ब्लड टाइप्स कुड द चिल्ड्रन हैव? यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल दिया कि एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप है बी ग्रुप, ठीक है ना। ब्लड हैज अ चिल्ड्रन विद अ पर्सन ऑफ टाइप ए बी ब्लड, मतलब मान के चलो पेरेंट्स का एक ब्लड ग्रुप बी है, दूसरा ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या ब्लड ग्रुप्स आ सकता है बताओ। लास्ट क्लास ये मैंने लिया था और आज ये क्वेश्चन आ गया है। Sir, सर ए बी option A. एंड A, B, तो मैं AB. क्या लिखूंगा, बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या लिखूंगा? आई बी एंड आई ओ हाँ, AB आई group तो में मैंने लास्ट क्लास IB, बोला था, IO. आई भूल जाओ। आई में मैनुअली मतलब इसलिए बताया था कि हाँ तुम याद रखो कि कैसे एक्चुअल में होता है। पर यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी ब्लड ग्रुप Sir, के लिए BO. बीओ लिखूंगा, B, ए बी के लिए ए बी लिख दूंगा, ए बी ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी BO. हो जाएगा, AB. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ग्रुप, AB. यहाँ पे हो जाएगा बी BA. ग्रुप और यहाँ पे बी ग्रुप, B. बी B. AB, AB. ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ। ऑप्शन ए सर Sir, option A. टाइप ए बी ठीक है, ओ ग्रुप तो नहीं बनने वाला यहाँ पे, राइट। अगर मान के चलो गलती से ओ ग्रुप आ गया, बच्चे का ओ ग्रुप आ गया, इसका मतलब क्या बताओ।
इसका मतलब ये हुआ है, ऐसे उसका हुआ है। फादर कोई और नहीं, नहीं, ये उसका मान के फादर चलो कोई और नहीं। इसमें इसमें फादर का रोल नहीं है, पड़ोसी का हाथ है। समझ रहे हो ना बात? पड़ोसी का हाथ है, ये मान के चलो। इसमें फादर का रोल नहीं है या फिर मदर का रोल नहीं है, पड़ोसी का हाथ है। समझ गए? तो ऐसा एक स्टोरी हुआ था एक इंडिया में ही। मतलब ये पाया गया कि जो फादर एंड मदर का जो ब्लड ग्रुप को देख के जब फादर ने पता लगाया कि जो बच्चे का ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो नहीं है, तब उसको डाउट लगा और उसने क्या किया, उस बेसिस के ऊपर उसने डिवोर्स फाइल कर दिया। ठीक है। और बाद में ये पता चला, जैसे ही केस आगे बढ़ा, धीरे धीरे ये पता लगा कि इसमें फादर का कोई रोल नहीं था, इसमें पड़ोसी का हाथ था। और ये ब्लड ग्रुपिंग से पता चल गया कि बच्चे का जो ओरिजिनल बाप है वो पड़ोसी है। तो उस बेसिस के ऊपर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि हाँ ये डिवोर्स होना चाहिए, जो भी है। पर वो बाद में क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन ये हमें समझ में आता है कि जो ब्लड ग्रुपिंग है यहाँ से ये ओ ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो डेफिनेटली कोई दूसरा इसके अंदर है। ठीक है ना? चलो, तो लेकिन ये होना जरूर मतलब नहीं चाहिए यहाँ पे ओ ग्रुप। तो जो होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, टाइप ए बी, ए एंड टाइप बी। समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो आगे यस बढ़ रहे हैं। सर। An inborn error of metabolism that causes premature destruction of RBC. G6PD, homocystinuria, phenylketonuria, Pompe disease. Very, very important question. Very important question. homocystinuria. एक इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो और हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री वाला क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस थोड़ा सा ओवरव्यू। G6PD deficiency, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो व्हाट डू मीन बाय G6PD डेफिशिएंसी? लेट मी शो यू दिस। अगर है या नहीं देख लेते हैं पहले। अच्छा, G6PD डेफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पास है नहीं अभी के लिए अवेलेबल। पर G6PD डेफिशिएंसी क्या होता है? G6PD क्या है? G6PD फुल फॉर्म बता दो, कौन बोलेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाँ, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज। 6-phosphate dehydrogenase. फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना? बात समझ रहे हो क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजनेज। ये एक टाइप का एंजाइम है जो, डिहाइड्रोनेज। हाँ डिहाइड्रोजिनेज। गलत लिख दिया क्या? नो सर। ठीक तो है? ठीक है, चलो। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है? पहले हम जब ग्लूकोज, कोई भी ग्लूकोज हम खाते हैं, वो ग्लूकोज बन जाता है क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाद में क्या बनता है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। फॉस्फोग्लूकोनेट। यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बदलता है, यहीं पे काम आता है किसका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज का, G6PD। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एंड ये 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बाद में बन जाता है क्या? राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स हैं और मतलब इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना बताता हूँ कि G6PD का जो काम है वो क्या करना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या करना बताओ? कन्वर्ट करना, मेटाबोलाइज करना। मतलब ये सिंपल सा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये थोड़ा बहुत काम में आता है G6PD। अगर मान के चलो ये G6PD हमारा बॉडी के अंदर नहीं है, या फिर G6PD जो जीन बनाता है, समझ रहे हो मैं क्या बोला? G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को जो बनाता है वो है एक्स लिंक, मतलब एक्स क्रोमोसोम के अंदर है। एक्स क्रोमोसोम के अंदर, एक्स क्रोमोसोम के अंदर ये G6PD का जीन है और
क्यू आर्म में है बेसिकली। अगर ये एक्स क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी होता है तो G6PD नहीं बनेगा, और उसके वजह से G6PD डेफिशिएंसी होता है, और उसके वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, और इसे बोलते हैं हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज एक कौन सा टाइप का डिजीज है बताओ? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। बात समझ रहे हो? और इसका काम है बेसिकली ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजिनेज का जो काम है, बाद में जाके ये ऐसे फैक्टर्स बनाता है जिसे बोलते हैं बेसिकली फ्री रेडिकल्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज, ये बनता है। उससे ये न्यूट्रलाइज करने के लिए सारे बनाता है, बहुत सारे न्यूट्रलाइजर्स बनाता है बेसिकली, ये मान के चलो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है जो कि फ्री रेडिकल्स वगैरह। अभी थोड़ा सा ये तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ। G6PD बेसिकली क्या करता है? मतलब रेड ब्लड सेल को या आरबीसी को तोड़ने से बचाता है। दिस इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। आरबीसी को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर G6PD नहीं है देन आरबीसी क्या होगा? देयर विल बी डिस्ट्रक्शन। सिंपल मैकेनिज्म इतना समझ लो। जैसे मैंने बताया ना, ग्लूकोज से बनता है डिफरेंट टाइप का प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट बनता है, जो कि बेसिकली जो हमारा बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो हार्मफुल है आरबीसी के लिए, उससे ये बचाता है। जो ग्लूकोज से डिफरेंट केमिकल्स बनेंगे आगे जाके, एंड में बनता है बेसिकली क्या बताओ? H2O2 बनता है। H2O2 बनता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल सकते हो, या H2O2 बनता है एंड वाटर बनता है। ये इन्फेक्शन ड्रग्स ये सारे बेसिकली H2O2, मतलब इसके अंदर मत जाओ अभी के लिए, मैं कंफ्यूज कराना नहीं चाहूँगा। G6PD बेसिकली क्या करता है? आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, इतना मान के चलो। अगर ये आरबीसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा। सिंपल सा मैकेनिज्म ये वाला है। आगे जाके हम G6PD के रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को फ्रॉम फ्री रेडिकल्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज या आरओएस एंड फ्री रेडिकल क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं आरबीसी के लिए। ठीक है, आरबीसी के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि आरबीसी को डैमेज कर लेते हैं। G6PD का काम है जो ग्लूकोज को तोड़ के ऐसे कुछ चीज़ें बनाना जो कि फ्री रेडिकल्स एंड आरओएस को न्यूट्रलाइज कर दें, इनका काम को रोक लें। तो रोकने से क्या होगा कि आरबीसी टूटने से बच जाएगा। लेकिन जब G6PD का डेफिशिएंसी होता है तो ये आरओएस एंड फ्री रेडिकल जो हार्मफुल होते हैं आरबीसी के लिए, उसे वो रोक नहीं पाता, और आरबीसी क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इतना समझ गए? बेसिक फंडा ये समझ लो। इतना समझ गए क्या? यस सर। तो G6PD इसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आंसर इज G6PD is inborn error of metabolism that causes premature destruction of RBC अगर ये G6PD का डेफिशिएंसी होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया फॉलोज विच टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस? PKU कौन सा टाइप का है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव? बताओ, आंसर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, मैंने कितने बार बोला है कि मतलब उसे निमोनिक बताया है, उसे रट्टा मार के याद रखो, नहीं तो भूल जाओगे फिर। अभी फिनाइल कीटोन यूरिया है क्या? फिनाइल कीटोन यूरिया को अदरवाइज हम लोग बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक यूरिन डिजीज। आई मीन सॉरी, नो नॉट ब्लैक यूरिन डिजीज। PKU को बोलते हैं, अल्काप्नो यूरिया को बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था एक बार कि अल्काप्नो यूरिया को क्या बोलते हैं? आंसर इज ब्लैक यूरिन डिजीज। अल्काप्नो यूरिया को, फिनाइल कीटोन यूरिया को नहीं बोलते। PKU बेसिकली क्या होता है? फिनाइल कीटोन यूरिया अगर बात करें, यहाँ पे फिनाइल अलानिन एक अमाइनो एसिड है, इसे रोकने के लिए, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होता है? रिक्वायरमेंट होता है फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज या PAH करके एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है। फिनाइल अलानिन क्या करता है? कन्वर्ट होता है टायरोसिन को, यहाँ पे लगता है क्या एंजाइम? PAH, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर टायरोसिन से बाद में मेलानिन बनता है, यहाँ से बनता है एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये सारे बनते हैं टायरोसिन से। ठीक है,
यहाँ पे फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज अगर नहीं है हमारा बॉडी के अंदर, तो फिनाइल अलानिन क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन को। अगर टायरोसिन को नहीं बनेगा तो मेलानिन प्रोडक्शन नहीं होगा, एपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, नॉर एपिनेफ्रिन नहीं बनेगा। तो फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज का डेफिशिएंसी होना विल लीड टू फिनाइल कीटोन यूरिया। am I राइट? तो यहाँ पे क्या डेफिशिएंसी होता है, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है जिसे बोलते हैं PAH करके एंजाइम, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फिनाइल अलानिन अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो देयर विल बी एक्सेस अमाउंट ऑफ फिनाइल अलानिन इन द बॉडी। अगर फिनाइल अलानिन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। सो दैट्स वाई कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो फिनाइल क्या हो जाता है, फिनाइल क्या होता है, फिनाइल अलानिन ये बॉडी के अंदर बढ़ता है और बढ़ने से यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, फिनाइल कीटोन यूरिया। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा आराम से बताता हूं। मान के चलो ये हो गया फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन, फिनाइल अलानिन से क्या बनता है, एंड में टायरोसिन बनता है, और टायरोसिन से क्या बनता है, एक हो गया मेलानिन, दूसरा एपिनेफ्रिन एंड तीसरा नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये सारे बनते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है वो है PAH, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर ये एंजाइम नहीं है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, फिनाइल अलानिन यहाँ पे टायरोसिन में बदलेगा नहीं। तो इसके वजह से जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया, जहाँ पर बॉडी में फिनाइल अलानिन बढ़ जाता है एंड दिस विल बी एक्सक्रिएटेड बाय द यूरिन। इसे बोलते हैं क्या, फिनाइल कीटोन यूरिया। सो यहाँ पे ये कंडीशन में क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसे क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो, सो इसमें क्या किया जाता है, टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें क्या क्या है। एक हो गया, हमें क्या चेक करना पड़ रहा है, ब्लड में फिनाइल अलानिन का लेवल कितना है, फिनाइल अलानिन लेवल। नंबर 2 BH4 लोडिंग टेस्ट किया जाता है, BH4 लोडिंग टेस्ट, ठीक है। नंबर 3 यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था PKU वाला केस में यूरिन टेस्ट का नाम क्या है, वो SSSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज दैट टेस्ट कॉल्ड, नंबर 1 फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। बताओ कौन सा वाला टेस्ट है, बताओ जल्दी बताओ। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ये कौन सा वाला टेस्ट है बताओ, यूरिन टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज योर, जल्दी बताओ क्या टेस्ट, यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो मैं दोबारा इससे बता देता हूं, इसमें हमें क्या करना होता है, यूरिन टेस्ट करना पड़ता है। तो यूरिन में क्या क्या टेस्ट करेंगे वो वाला समझ लो पहले। यूरिन टेस्ट एग्जाम में और SSSC एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा था। यूरिन टेस्ट क्या है बताओ, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट PKU के लिए, फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए। नंबर 2 टेस्ट क्या कर सकते हैं, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन टेस्ट, हाइड्राजाइन टेस्ट, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन टेस्ट या DNPH टेस्ट इसे बोलते हैं, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन टेस्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया नंबर 1 यूरिन टेस्ट। नंबर 2 मैंने बोला BH4 लोडिंग टेस्ट किया जाता है। तीसरा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो ऑप्शन में था, वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, बेसिकली प्लाज्मा फिनाइल अलानिन लेवल को चेक करेंगे, है या ना, या फिर PKU स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, जिससे क्या आता है, GU3 टेस्ट, ठीक है। GU3 टेस्ट किया जाता है, याद रखना ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था PKU के लिए, GU3 टेस्ट। इसे छोड़ के मैककमन रोबिन फ्लूमेट्रिक टेस्ट किया जाता है, फ्लूमेट्रिक टेस्ट, मैककमन रोबिन फ्लूरोमेट्रिक टेस्ट, फ्लूरोमेट्रिक
मैककमन फ्लोरोमेट्रिक टेस्ट, मैककमन रोबिन्स फ्लोरोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है। थोड़ा सा अटपटंग सा नाम है लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना वो पूछेगा यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट के रिगार्डिंग। मिनिमम तुम्हें जो याद रखना है वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, BH4 लोडिंग टेस्ट एंड GU3 टेस्ट। बाकी तुम कुछ याद रखो या ना रखो, ठीक है। इस बार एग्जाम में जो गलत पूछा था वो है क्या, मतलब ये क्वेश्चन में लिखा था कि PKU के लिए कौन सा यूरिन टेस्ट किया जाता है। व्हाट इज आंसर, बताओ आंसर क्या है। ऑप्शन में था फेरिक क्लोराइड टेस्ट, देन GU3 टेस्ट और दो ऑप्शन था। तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा यूरिन टेस्ट किया जाता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर, हाँ या ना बोलो। लेकिन जब आंसर की आया, आंसर की में था GU3 टेस्ट, आंसर की में था हाँ, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होना चाहिए क्योंकि ये यूरिन टेस्ट है। क्वेश्चन में था ना PKU के लिए कौन सा यूरिन टेस्ट करना चाहिए, तो आंसर में था GU3 टेस्ट, लेकिन एक्चुअल में जो होना चाहिए वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वो आंसर की गलत था, हमने लिखा फिर भी वो मतलब करेक्शन नहीं दिए, वही गलत वाला आंसर भेज दिए। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट लेकिन एक्चुअल में करेक्ट है, GU3 टेस्ट करेक्ट नहीं है बिकॉज दिस इज अ ब्लड टेस्ट। क्वेश्चन में पूछा था यूरिन टेस्ट क्या है, तो हमें लिखना चाहिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ब्लड टेस्ट तो GU3 वाला टेस्ट है। समझ गए बात, समझ गए। लेकिन तुम्हें याद रखना क्या ब्लड टेस्ट है, कौन सा यूरिन वाला टेस्ट है, फिनाइल अलानिन मतलब PKU के लिए। समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट फिनाइल कीटोन यूरिया एक्सेप्ट। फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, एक्सेप्ट बोल दिया मतलब कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए इनएबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन द अमाइनो एसिड कॉल्ड फिनाइलएलानिन, बी PKU इज एन इनहेरिटेड कंडीशन, सी फिनाइलएलानिन प्लेज a role in the body's production of melanin, D diet restriction plays least important role in the PKU। क्या लग रहा है बताओ, क्या क्या सही है इसमें बताओ। सर सी सही है, डी भी सही है। PKU is an inherited condition, फिनाइल कीटोन यूरिया ये वाला क्या है बताओ, कौन सा वाला टाइप का है, ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट क्या है बताओ, ये क्या है बताओ। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, सो दिस इज इनहेरिटेड वाला है। इनएबिलिटी टू प्रॉपरली ब्रेक डाउन अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइलएलानिन, इज इट राइट और रॉन्ग। तोड़ पाता है क्या, नहीं तोड़ पाता ना, फिनाइलएलानिन को तोड़ नहीं पाता, इसलिए तो क्या हो जाता है बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट होता है, हाँ या ना। तो इसलिए क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे अगर फिनाइलएलानिन हमारा जो भी डाइट में मिलता है ना, डाइटरी प्रोटीन है फिनाइलएलानिन, अगर हम ज़्यादा फिनाइलएलानिन को खाएंगे तो क्या होगा, बॉडी में ज़्यादा फिनाइलएलानिन डिपॉजिट होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन प्लेज लीस्ट मतलब कम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये गलत है। तो हमें डाइट रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, समझ गए। तो ये ऑप्शन डी गलत बात है, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डाइट। समझ गए बात, हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. So diet rich in phenylalanine should be avoided. Am I right? समझ में आ गया? यस सर। हाँ या ना बोल दो एक बार। यस सर। चलो तो क्या क्या डाइट्स हैं जहां पर ज्यादा हमें फिनाइलएलानिन मिलता है, याद रख लो मोस्ट ऑफ द नॉन वेज, ठीक है, जो कि मान के चलो फिश हो गया, मीट हुआ, एग होता है, ठीक है ना। तो वो सारे क्या होते हैं बेसिकली नॉन वेज डाइट में ज़्यादातर फिनाइलएलानिन पाया जाता है। इसे छोड़ के और कहाँ पे मिलेगा, जो कि ज़्यादा प्रोटीन सोर्स के होते हैं, क्या, जैसे कि नट्स हुआ, ग्राउंड नट हुआ, पीनट हुआ, वो सारे, एंड लेग्यूम्स, एंड देन मिल्क में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, वो सारे जो कि प्रोटीन रिच मतलब चीज़ें हैं। सो उसमें ज़्यादातर क्या मिलेगा, फिनाइलएलानिन मिलेगा, ठीक है। सो हमें फिनाइलएलानिन डाइट को बेसिकली रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली रेस्ट्रिक्शन कब होगा, हमें बॉडी में क्या करना, ब्लड टेस्ट करना होता है। बेसिकली ब्लड टेस्ट में हमें क्या देखना, फिनाइलएलानिन लेवल, फिनाइल
अलानिन का लेवल चेक करना चाहिए। अगर हमें मिला द फिनाइल अलानिन लेवल इज बिटवीन 2 to 6 mg पर डेसीलीटर, देन देर इज नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, नो डाइट रेस्ट्रिक्शन। डाइट रेस्ट्रिक्शन कब चाहिए? व्हेन द लेवल विल बी मोर देन 6 mg पर डेसीलीटर, तब चाहिए डाइट रेस्ट्रिक्शन। पर हालांकि यहाँ पे डाइट रेस्ट्रिक्शन मतलब ऑप्शन में लिखा है कि डाइट रेस्ट्रिक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, आई मीन लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल, पर हमें डाइट रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए जब ये 6 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, अदरवाइज हमें डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। ये क्लियरली हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। सो डाइट रेस्ट्रिक्शन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल जब ये 6 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला तो हम ये डी के साथ जाएंगे। डाइट ट्रीटमेंट ए चाइल्ड विद अ PKU इंक्लूड्स डैश, प्रोटीन फ्री डाइट, प्रोटीन एनरिच्ड डाइट, फिनाइल अलानिन फ्री डाइट या लो फिनाइल अलानिन डाइट। सी सर। नहीं, फ्री डाइट नहीं, क्योंकि बॉडी Sir, फिनाइल protein अलानिन enriched बिल्कुल diet. नहीं बनाता। और फिनाइल अलानिन से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बनता है? ये बनता है एपिनेफ्रीन, ठीक है ना, नॉरएपिनेफ्रीन बनता है और मेलानिन भी बनता है या ना। तो फिनाइल अलानिन डाइट को पूरा कंप्लीटली बंद नहीं करना है, थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए। लो फिनाइल अलानिन डाइट लेना है, ठीक है ना, लेना है, ये समझ गए? लो फिनाइल अलानिन डाइट लेना है, क्योंकि बाकी जो ट्रीटमेंट्स है ना वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत हम BH4 देते हैं, नियासिन देते हैं, बहुत सारे अलग काम कर लेंगे वहाँ पे। टेट्रा हाइड्रोबाइप्टेरिन का एक मतलब आता है, साप्रोटेरिटिन करके एक ड्रग आता है, उसे लेने से क्या हो जाता है ना, वो जो फिनाइल अलानिन है उसे थोड़ा सा क्या करता है, मेटाबोलाइज कर लेता है। तो वो कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें लेना है और मेडिकेशन भी लेना है, समझ गए? तो कंप्लीटली फ्री नहीं, मतलब फ्री डाइट नहीं, मतलब फिनाइल अलानिन को लो लेवल में लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, द एंजाइम डेफिशिएंट इन गैलेक्टोसेमिया। गैलेक्टोसेमिया में कौन सा वाला एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है? galactose 1 phosphate uridyl transferase, galactose kinase, galactose 6 phosphate epimerase, all of the above. All of the above. All of the above. मतलब ये तुक्का मार के बोल दिए, लेकिन आंसर सही है। गैलेक्टोसेमिया में क्या होता है बेसिकली, जो हमारा बॉडी के अंदर जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज को जो डाइट पे हम गैलेक्टोज खाते हैं, वो गैलेक्टोज को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, नाम है गैलेक्टोकाइनेज। ये हो गया नंबर 1 एंजाइम, ठीक है। फिर आगे जो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, इसे फिर गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, UDP गैलेक्टोज यूरिडाइल ट्रांसफरेज, और एक एंजाइम यहाँ पे दूसरा चाहिए, ठीक है। और ये एंजाइम काम करने के लिए यहाँ पे तीसरा एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, जिसे बोलते हैं एपीमरेज, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट एपीमरेज करके, ये होगा तीसरा एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम का रिक्वायरमेंट जरूरी है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द गैलेक्टोज, अदरवाइज गैलेक्टोज क्या होगा, बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसेमिया, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएंसी होता है तो गैलेक्टोज बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टोसेमिया। सो ये गैलेक्टोकाइनेज हो गया, गैलेक्टोज 6 फॉस्फेट एपीमरेज हुआ, एंड गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये तीनों हो गए जो कि डेफिशिएंसी होता है गैलेक्टोसेमिया वाला केस में, ठीक है। सो गैलेक्टोसेमिया इज ए टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, याद रखना है। डार्केनिंग ऑफ यूरिन ऑन स्टैंडिंग इज एसोसिएटेड विद दैश, अल्काप्नोयूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज जिसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्काप्नोयूरिया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, Yes, sir. ये भी OSSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसे बोलते हैं क्या, ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक यूरिन डिजीज, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक यूरिन डिजीज बोला जाता है, समझ गए बात? तो अल्काप्नोयूरिया में क्या होता है बेसिकली, अल्काप्नोयूरिया में क्या होता है, फिनाइल अलानिन से टायरोसिन बनता है, टायरोसिन से क्या बनता है बाद में जाके,
होमोजेंटिसिक एसिड, और होमोजेंटिसिक एसिड से क्या बनता है, मालाइल एसिटोएसिटिक एसिड बनता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एक एंजाइम नाम है होमोजेंटिसिक एसिड डाइऑक्सीजिनेज, ठीक है। ये एंजाइम का डेफिशिएंसी होने से होमोजेंटिसिक एसिड बढ़ता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इसका जो कलर है वो है ब्लैक कलर वाला, ठीक है ना, जो कि एक पिगमेंट ब्लैक कलर का बना देता है, और यूरिन के थ्रू अगर बाहर आएगा तो वो ब्लैक यूरिन डिजीज बोला जाता है। तो बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और यूरिन कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा ये वाला कंडीशन में, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, वो ईयर के ऊपर भी क्या होगा, इससे पिगमेंटेशन होके ब्लैक कलर का, डार्क कलर का तुम्हें दिखेगा, ठीक है। सो होमोजेंटिसिक एसिड जो है, जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, इसके वजह से यूरिन ब्लैक कलर हो जाता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, जो पॉइंट्स अभी मैं बोल के जा रहा हूँ, आगे जाके अल्काप्नोयूरिया वगैरह हम इनबर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जब पढ़ेंगे और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो, दिस इज ब्लैक यूरिन डिजीज, ठीक है। समझ में आ रहा? यस सर। चलो, ऑटोसोमल रिसेसिव है और ब्लैक यूरिन डिजीज है, बस इतना याद रखो। आगे हम फिर इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, और जब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। आज के लिए इतना बस। ये होता है कंप्लीट जेनेटिक्स का कंप्लीट एमसीक्यूज, जितना एग्जाम में पूछेगा उतना हमने पढ़ लिया एमसीक्यू जेनेटिक्स का। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। सो नया वाला सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आई थिंक सो विल स्टार्ट विथ इधर मैनेजमेंट और एजुकेशन, जो भी है एक हम शुरू करते हैं। लेट मी मतलब बच्चों का थोड़ा सा मैं व्यू लेता हूँ, क्या ज़्यादा उनको ज़रूरी है, उस हिसाब से फिर शुरू करते हैं। आई थिंक सो मैनेजमेंट शुरू करना चाहिए। सो मैनेजमेंट शुरू करते हैं। Yes, सो sir. मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन, तीनों, रिसर्च और एजुकेशन का क्लास तो ऑलरेडी है अवेलेबल। सो मैनेजमेंट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैनेजमेंट Yes, से sir. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, बट विल स्टार्ट विद इट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछता Yes, है तो sir. हम ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो, Yes, sir. ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर।